सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आगे बढ़े, आपको दिखाएं अगले 1 घंटे तक देश विदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए करते हैं शुरुआत। इसी साल अप्रैल महीने में चीन के उप विदेश मंत्री ले युचेंग ने अमेरिका और नाटो को धमकी देते हुए कहा था कि बीजिंग ताइवान को कभी भी स्वतंत्र नहीं होने देगा। तब से लेकर आज तक ऐसे कई मौके आए हैं जब ताइवान के इशू पर चीन और अमेरिका के बीच तल्खी देखने को मिली है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो सबसे ज्यादा सनसनीखेज है और सबसे ज्यादा विस्फोटक है। अमेरिकी नेवी ने 7 अक्टूबर को एक ऐसी जानकारी दी जिसका मतलब बेहद खौफनाक हो सकता है। दावा यह किया जा रहा है कि चीन ने अमेरिका पर महायुद्ध का पहला हमला कर दिया है और यह अटैक हुआ है ब्लू बैटल ग्राउंड में। क्या है इस खबर की सच्चाई, और अगर वाकई चीन ने महायुद्ध का अलार्म बजाया है तो क्या इस जंग को अमेरिका खत्म करेगा? देखिए ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 2 अक्टूबर 2021, साउथ चाइना सी। अमेरिकन नेवी की सी वुल्फ क्लास फास्ट अटैक सबमरीन इंडो पैसिफिक रीजन में अंडर वाटर गश्त कर रही थी। जैसे ही ये सबमरीन विवादित साउथ चाइना सी में पहुंची, थोड़ा ही आगे बढ़ने पर सबमरीन की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सबमरीन के अंदर दुश्मन के हमले का अलार्म बज गया। अमेरिकी नौसैनिकों में भगदड़ मच गई, हमले की तैयारी शुरू कर दी गई, लेकिन यूएस नेवी के जवान ये समझ नहीं पाए कि हमला करें तो किस पर करें, क्योंकि रडार की रेंज में दुश्मन का कोई भी संदिग्ध बेड़ा या सबमरीन नहीं नजर आ रही थी। ये टक्कर कैसे हुई, किसने अमेरिका के इस सबमरीन पर हमला किया, जब तक ये बात सी वुल्फ क्लास फास्ट अटैक सबमरीन के कप्तान समझ पाते, तब तक अमेरिका के 11 नौसैनिक घायल हो चुके थे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पूरे 5 दिन तक अमेरिका ने सबमरीन पर हुए इस हमले को छिपाए रखा। वो नहीं चाहता था कि दुनिया ये माने कि सुपर पावर पर किसी ने हमला कर दिया है। अमेरिका को पता है कि अगर सबमरीन किसी अंडर वाटर रॉक से नहीं टकराई तो चीन के अलावा साउथ चाइना सी में कोई उस पर हमले की गुस्ताखी नहीं कर सकता। इसलिए सवाल ये उठते हैं, क्या महायुद्ध का पहला हमला चीन ने कर दिया है? क्या बाइडेन को ये शी जिनपिंग का डायरेक्ट चैलेंज है? क्या अब अमेरिका भी चीन पर अटैक करेगा? ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो अमेरिका को युद्ध में दक्षिण चीन सागर में या साउथ पैसिफिक में, वेस्टर्न पैसिफिक में परास्त कर सके। और आजकल आपको पता होगा कि एक बड़ी उनकी एक्सरसाइज चल रही है जिसमें जापान भी पार्टिसिपेट कर रहा है, यूके भी है, यूएस भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो मेरे ख्याल से अभी वो युद्ध वाली स्थिति नहीं आएगी या आई है। चीन युद्ध तब करेगा जब उसको पूरी तरीके से उसको ये यकीन होगा कि वो युद्ध जीत सकता है। अब आपको हम ये बताते हैं कि जिस अमेरिकी सबमरीन पर हमले के पीछे पेंटागन को चीन पर शक है, वो किलर सबमरीन कितनी खतरनाक है। यूएसएस कनेक्टिकट सी वुल्फ क्लास की 3 सबमरीन में से एक है। सी वुल्फ क्लास की सबमरीन बाकी पनडुब्बियों से तेज और आकार में बड़ी होती है।
1988 से यूएसएस कनेक्टिकट सुपर नेवी का भरोसा बना हुआ है। इसमें 50 विनाशक हथियार फिट किए जा सकते हैं। ये सबमरीन टॉर्पीडो और टॉमहॉक मिसाइल से लैस होती है। सबसे अहम बात यह है कि जासूसी के मिशन में भी ये सबमरीन बड़े काम आती है। यूएसएस कनेक्टिकट एक न्यूक्लियर सबमरीन है। इसका मतलब है कि इसकी अटैकिंग पावर डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी से कहीं ज्यादा है। ये ज्यादा दिनों तक अंडर वाटर मूवमेंट कर सकती है, वो भी बेहद कम मेंटेनेंस में। अमेरिका के पास 52 परमाणु पनडुब्बियां हैं, जबकि चीन के पास सिर्फ 7 है। लेकिन नॉन न्यूक्लियर सबमरीन चीन के पास अमेरिका से 3 गुनी। चीन, फ्रांस, भारत, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये वो 6 देश हैं जिनके पास परमाणु ताकत से लैस सबमरीन है। तो क्या अमेरिका की ये सबमरीन चीन के कथित कब्जे वाले इलाके में रेड नेवी की जासूसी कर रही थी? क्या चीन ने जानबूझकर अमेरिका की पनडुब्बी पर हमला किया? क्या ताइवान के मुद्दे पर बुरी तरह फंस चुके चीन ने घबराहट में सेल्फ गोल कर लिया है? उन्होंने बहुत थोड़ी अभी तक इंफॉर्मेशन इसकी रिलीज़ की है। ये बताया कि एक पनडुब्बी है, उसमें टक्कर हुई है, 11 लोगों को चोट लगी है, ज़्यादा किसी को सीरियस चोट नहीं लगी है, न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई डैमेज नहीं हुआ है और सरफेस पे वो जहाज़ गुआम वापस जा रहा है, वो पनडुब्बी वापस जा रही है। तो इससे ज़्यादा इस स्टेज पे मेरे ख्याल से कोई भी देश अगर उसकी पनडुब्बी के ऐसी कोई आपातकालीन की स्थिति हो तो मेरे ख्याल से उसमें ऐसी इमरजेंसी में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तब तक नहीं जाएगी जब तक पूरी तरह से इसकी जांच नहीं हो जाती। और ये कहना कि ये शायद चीन ने करवाया है या एक चीनी पनडुब्बी ने इस पनडुब्बी को से टक्कर की होगी, ये अभी कहना मुश्किल है। चीन पनडुब्बियों के मामले में अच्छी ताकत रखता है। पीएलए की नेवी के पास पहले से ही एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी एपीआई तकनीक वाली स्टील्थ सबमरीन्स हैं, यानी ऐसी पनडुब्बी जो दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम होती है। अगर यूएसएस कनेक्टिकट पर हमले के पीछे ड्रैगन है तो निश्चित तौर पर यह हमला स्टील्थ सबमरीन से ही किया गया होगा। चीन पर शक इसलिए भी जा रहा है क्योंकि 6 अक्टूबर को ग्लोबल टाइम्स में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है और इस रिपोर्ट में सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दी गई है। चीन ने साफ तौर पर कह दिया है कि ताइवान के मुद्दे पर आखिरी दम तक वो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है। फाइट टू द डेथ, यही शब्द इस्तेमाल किया है चीन ने अमेरिका के लिए। ट्रंप के बाद बाइडेन ने भी ताइवान को औजार बनाकर ड्रैगन पर वार करना शुरू कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 2 दर्जन अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के जवान 1 साल से ताइवान में रहकर लोकल आर्मी और नेवी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग का मकसद वही है जो आप समझ रहे हैं। अमेरिका को डर है कि एक ना एक दिन चीन ताइवान पर हमला जरूर करेगा, इसलिए अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के जवान ताइवान को उस दिन के लिए अभी से तैयार करने में जुटे हुए हैं। ग्लोबल टाइम्स को भी अमेरिका के इस प्लान की खबर है। ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के जवानों को घुसपैठिया करार देते हुए उन पर एयर स्ट्राइक की धमकी दी है। चीन के खिलाफ अमेरिका की तैयारी सिर्फ ताइवान तक ही सीमित नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने चीन को हर मोर्चे पर काउंटर करने के लिए एक नई यूनिट बनाई है। इस यूनिट का नाम है द न्यू चाइना मिशन सेंटर। 2017 में किम जोंग की सनक को देखते हुए CIA ने द कोरिया मिशन सेंटर बनाया था। सबको पता है कि उसके बाद अमेरिका कैसे किम जोंग के पीछे पड़ा और कैसे तानाशाह की जिंदगी से सुकून छीन लिया। क्या अब वही सब कुछ शी जिनपिंग के साथ होने वाला है? द न्यू चाइना मिशन सेंटर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी दोनों पर फोकस रखेगी। जहां मौका मिलेगा वहां चीन पर अटैक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
आज इमरान खान ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। बैठक में तीनों सेनाओं के चीफ, ISI चीफ, NSA और रक्षा मंत्री शामिल थे। बैठक में LOC के हालात पर चर्चा हुई है। इस्लामाबाद में बैठक से पहले कल मुजफ्फराबाद में भी हाई लेवल मीटिंग हुई थी। सूत्र बताते हैं कि बैठक में कश्मीर को लेकर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि कश्मीर में आतंकी हमले के बाद लोगों में बेहद आक्रोश है। लोग आतंक की बुनियाद पर फिर से जबरदस्त चोट करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरहद पार खलबली मची हुई है। तमाशा नहीं है, ये तमाशा नहीं है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वही वांट जस्टिस, कातिलों को पेश करो। ये जो उन्होंने मासूम लोगों की हत्या करी है, ये इस्लाम तो नहीं सिखाता। इस्लाम तो औरतों और बच्चों की जो है और मासूम लोगों की इज्जत करना सिखाता है। जिसने भी हरकत की है ये इस्लाम के दायरे में नहीं आती है। ये घाटी में दहशतगर्दी के विरुद्ध उठी आवाज है। ये पाकिस्तान की खूनी नीति के खिलाफ प्रतिकार है। प्रतिशोध की अग्नि ज्वाला में चल रहे ये उन कश्मीरियों का आक्रोश है जिनके धैर्य की बार बार परीक्षा ली जा रही है, जिनकी पीठ पर फिर से प्रहार किया जा रहा है। जिनके आत्मविश्वास पर चोट की जा रही है, जिन्हें जिन्ना के वारिस बंदूक के दम पर डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये कश्मीरी आतंकियों को चुनौती देने के लिए, कश्मीरियत को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। कश्मीर हम छोड़ेंगे नहीं, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। ना हम किसी से डरते हैं। हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। हमारे साथ इस हमारी औरत मारी गई जो कि निहत्ती थी। किसी सरदार को मारते, मुझे को मारते, मैं खुश था। दो बच्चे छोटे हैं उसके, ये बुजदिल हरकत की होते हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वही वांट जस्टिस, कातिलों को पेश करो। जिसने भी हरकत की है ये इस्लाम के दायरे में नहीं आती है। वो ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना सिख है। श्रीनगर की सड़क पर हुजूम उतरा था। हिंदू, सिख, मुसलमान सब अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए एक साथ आवाज उठा रहे थे। आतंकियों की खेप भेजने वाली पाकिस्तानी एजेंसियों को चुनौती दे रहे थे। श्रीनगर में जिस तरह लगातार एक के बाद एक मिलिटेंट दौरा जो है आम नागरिकों पर हमला किया जा रहा है, और कल श्रीनगर के स्कूल में 2 शिक्षकों को जो है मिलिटेंट द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उसके खिलाफ आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो सिख कम्युनिटी है वो इस समय जो है प्रदर्शन कर रही है। और ख़ास तौर पर ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर जो महिला शिक्षक थी, जो स्कूल की प्रिंसिपल भी थी, सुपिंदर कौर, उसका क्या कसूर था और क्यों इस तरह की जो है हत्याएं कश्मीर में हो रही है। उसके खिलाफ ये प्रदर्शन रखा गया। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्रोधित कश्मीरियों की ललकार से कैसे सरहद पार आतंकिस्तान की दरो दीवार थर्रा उठी, कैसे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हाई लेवल बैठक में क्या क्या हुआ, ये सब विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जानिए कि आतंकियों ने फिर से कश्मीर में खून खराबे की तैयारी की थी। पहाड़ियों के बीच का ये धमाका आतंकी साजिश के नाकाम होने का नतीजा है। ये IED ब्लास्ट सेना के जवानों ने डिफ्यूज किया है। पाकिस्तान पोषित आतंकियों का अगला निशाना अनंतनाग था। अनंतनाग के अचबल इलाके में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी IED का पता लगा। ये IED एक पत्थर की खदान के पास सड़क किनारे रखी हुई थी। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा, बम को डिफ्यूज किया, तब जाकर कोकरनाग अचल बल मार्ग पर यातायात बहाल किया गया। इसी अनंतनाग में एक रोज पहले संदिग्ध शख्स मारा गया था, तो श्रीनगर में 2 लोगों को आतंकियों ने मार दिया था। करीब 24 घंटे बाद स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर को आखिरी विदाई दी गई।
श्रीनगर में सुपिंदर का जब अंतिम संस्कार किया गया था तब जबरदस्त भीड़ जुटी थी एकजुटता दिखाने के लिए। सुपिंदर कौर के घर से अब तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो जहांगीर चौक पहुंचे हैं और सिविल सेक्रेटरीट की ओर जाने का प्रयास करे। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर सख्त जो है बैरिकेडिंग की थी, लेकिन बैरिकेडिंग को तोड़कर जो प्रदर्शनकारी अब आगे सिविल सेक्रेटरीट की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो आक्रोश सुपिंदर कौर की हत्या के बाद सिख कम्युनिटी और कश्मीर घाटी में है, उसके चलते ये जो सख्त प्रदर्शन है आज देखने को मिल रहा है। क्योंकि कश्मीर घाटी में जिस तरह टीआरएफ ने एक के बाद एक शहरियों की हलाकत की, उसके चलते ये विरोध प्रदर्शन है। आप देख सकते हैं पीछे सुपिंदर कौर के रिश्तेदार, जो महिलाएं खासतौर पर आप तस्वीर में देख सकते हैं, वो भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं, क्योंकि जिस तरह परिवार का कहना है कि सुपिंदर कौर जो शिक्षक थी, आखिर उसका कसूर क्या था। आतंकी हमले में मारे गए दोनों शिक्षकों के पंचतत्व में विलीन होने के बाद श्रीनगर के साथ साथ जम्मू में भी लोग सड़कों पर उतरे थे। इंसानियत के दुश्मनों के विरुद्ध एकजुट लोग आतंक की बुनियाद पर चोट करने की मांग कर रहे थे। तिरंगे के साथ हाथ में पोस्टर लिए हिंदुस्तानी आतंकवाद के समूल नाश की बात कर रहे थे। पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए, इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। ये जो उन्होंने मासूम लोगों की हत्या करी है, ये इस्लाम तो नहीं सिखाता। इस्लाम तो औरतों और बच्चों की जो है और मासूम लोगों की इज्जत करना सिखाता है। पाकिस्तान सिर्फ आम लोग एकजुट नहीं है, नेता भी साथ है। श्रीनगर में उस टीचर सुपिंदर के घर उमर अब्दुल्ला पहुंचे थे, जिन्हें आतंकियों ने मजहब देखकर गोली मारी थी। लगातार एक के बाद एक ये हमले हो और इसमें आज कोई अपने आप को सुरक्षित या महफूज नहीं समझता। हमारे कश्मीरी पंडित, यहाँ के हमारे सरदार भाई बहन, कोई भी नहीं आज अपने आप को महफूज समझता है। आतंकवाद के खिलाफ इसी एकजुटता से आतंकिस्तान में खलबली मची हुई है। मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद तक हलचल तेज है। सुबह सुबह प्रधानमंत्री इमरान खान ने बैठक बुलाई। ये बैठक प्रधानमंत्री निवास बनी गाला में हुई। इमरान खान की अध्यक्षता में पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई। सूत्रों की माने तो इस बैठक में सरहद की स्थिति की समीक्षा की गई। मीटिंग में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ, गृह मंत्री शेख रशीद और रक्षा मंत्री परवेज खट्टक शामिल थे। इसके अलावा आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तानी वायुसेना और नौसेना प्रमुख, ISI चीफ और DG इंटेलिजेंस ब्यूरो भी थे। यूं तो मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा, अफगानिस्तान में उभरती स्थिति और LOC की समीक्षा करना था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि पूरा फोकस LOC पर ही था और इसकी वजह है कश्मीर में आतंकी हमलों के बाद लोगों की एकजुटता और मोदी सरकार की आतंक को समूल नाश करने की प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर लगातार केंद्रीय मंत्री कश्मीर पहुंच रहे हैं, कश्मीर को तरक्की के शीर्ष पर पहुंचाने के लिए सीढ़ी बना रहे हैं। और यही वजह है कि नए भारत की नई नीति कश्मीरियों को पसंद भी आ रही है। विकास की रोशनी में आतंकवाद के खिलाफ लोग एकजुट हो रहे हैं। आतंकवाद पर अंतिम प्रहार की मांग उठ रही है और यही वजह है कि आतंकिस्तान में खलबली मची हुई है। कश्मीर का विकास उसे रास नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। राजधानी दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर हिंद के वायु वीरों ने ऐसा शौर्य दिखाया जिसके बाद बीजिंग से इस्लामाबाद तक टेरर फैल गया। जिनपिंग और इमरान खान के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि हिंडन एयरबेस के आसमान में राफेल और सुखोई और तेजस समेत 75 लड़ाकू विमानों की दहाड़ ही ऐसी थी। भारतीय वायुसेना ने 89 एयरफोर्स डे के मौके पर फुल ड्रेस रिहर्सल किया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के तमाम आसमानी योद्धा शामिल हुए। एक तरफ हिंदुस्तान का दम देखकर 135 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से फूल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग और इमरान के साथ साथ बाजवा की सांसें फूल रही थी। आखिर कैसा था हिंद के जांबाजों का जंगी ट्रेलर, आप खुद देखिए।
ये गरज, ये हुंकार, ये ललकार हिंदुस्तान के हर दुश्मन का कलेजा कपाने के लिए काफी है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर हिंदुस्तान के आसमानी योद्धाओं ने रिहर्सल के साथ ही ड्रैगन और उसके गुलाम पाकिस्तान को साफ साफ चेता दिया। अब अगर छेड़ने की कोशिश की, अब अगर देश की सीमाओं की तरफ आंख उठाने की जुर्रत की, तो अंजाम बुरा नहीं, बेहद खौफनाक है। ये तस्वीरें वायुसेना के 89वें स्थापना दिवस की है। इस मौके पर राजधानी दिल्ली से महज चंद किलोमीटर दूर हिंडन एयरबेस पर वायुवीरों का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा। आपको बता दें कि आजादी के 75वें साल के मौके पर इस एयरफोर्स परेड में 75 जेट्स ने हिस्सा लिया, जिसमें घातक लड़ाकू विमानों के साथ साथ अटैक हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट विमान भी शामिल थे। भारत हर तरफ आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को भारतीय वायुसेना भी पूरा कर रहा है। यही वजह है कि इस बार का जो टैगलाइन उन्होंने रखा है, आत्मनिर्भर एवं सक्षम, ये टैगलाइन कहीं और से नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और उसी ताकत को दिखाता हुआ यह टैगलाइन है। यह बताता है कि 1932 से 2022 तक भारतीय वायुसेना ने कितना लंबा सफ़र तय किया है और अब विदेशी जो विमान है उस पर कम और इंडिजिनस ज़्यादा बन रहे हैं। भारत में हल्के लड़ाकू विमान और दूसरे विमानों को बहुत तेज़ी से विकसित किया जा रहा है और उसकी यहाँ पे बानगी दिखाई गई है तस्वीरों में। आप देखिए कि जो उस समय के विमान थे और जो आज के विमान हैं, कितना फ़र्क पड़ा है, कितना बदल गया है और कितना तेज़ी से बदल रहा है हिंदुस्तान। यह बताने के लिए यहाँ पे कई सारे विमानों को जो है लगाया भी गया, जिसमें चिनूक हेलीकॉप्टर हैं या तेजस है या फिर बाइसन है या फिर इसके अलावा मिग है या फिर सुखोई है या फिर राफेल को भारतीय विमान के बेड़े में शामिल किया गया है। यह सारे के सारे जो विमान हैं यह इस बात के द्योतक हैं और अभी अभी जो वायुसेना अध्यक्ष ने भी कहा कि हम बाहरी ताकतों से लड़ने के लिए भी आज की तारीख में काबिल हैं। इस बार एयरफोर्स डे की थीम थी आत्मनिर्भर और सक्षम वायुसेना। हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स डे में इसका सटीक नजारा भी देखने को मिला। वैसे तो इस एयर शो में तेजस, सुखोई, LCA, मिराज जैसे कई लड़ाकू विमानों ने अपना जंगी ट्रेलर दिखाया, मगर हर किसी की नजर जिस पर टिकी थी वो था राफेल, बैटल ग्राउंड का डेडली गेम चेंजर। वायुसेना दिवस के मौके पर तमाम तरह के जो नए एयरक्राफ्ट हैं और जो पुराने एयरक्राफ्ट है उसका डिस्प्ले किया गया। हमारे एक तरफ ग्लोब मास्टर है जो अभी अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को कैसे हिंदुस्तान लेके आया, उसमें जो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो दूसरी तरफ जो है राफेल है। राफेल एक ऐसा विमान जिसने तमाम तरह की जो है तकनीकी खासियत से लैस है और इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह एक तरह के कॉम्पैक्ट रेडियस इसका 3700 किलोमीटर है। ये 2 इंजन वाला विमान है जिसको भारतीय वायुसेना को बहुत ज़्यादा दरकार थी। राफेल में 3 तरह के मिसाइल लगाई जा सकती है, हवा से हवा में मार करने वाली मेटेरियोर मिसाइल, हवा से ज़मीन में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल। राफेल लड़ाकू विमान स्टार्ट होते ही ऊंचाई तक पहुंचने में अन्य विमानों की अपेक्षा काफ़ी आगे है। राफेल का रेट फ्लाइंग क्लब 300 मीटर प्रति सेकेंड है और जो चीन पाकिस्तान के विमान को ही मात देता है। यही नहीं, राफेल 1 मिनट में 18,000 फीट की ऊंचाई पर भी जा सकता है। तो ये जो है राफेल की खासियत है जो कि दूसरे विमानों से इसको काफ़ी अलग बनाता है। इसके अलावा अगर इस विमान की बात करें तो हाल के दिनों में ही इसे फ्रांस से हिंदुस्तान में जो शामिल किया गया है। तो ये पूरा का पूरा जो आप यहाँ से स्ट्रेच देख रहे हैं, इसमें सब तरह के यहाँ पे विमान हैं और ऐसे ऐसे विमान भी हैं जो कि इंडिजिनस है और अधिकतर विमान ऐसे भी हैं जो कि विदेशों से लाए गए हैं। तो निश्चित रूप से यह भारतीय वायुसेना की सामरिक ताकत को दर्शाता है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जी हाँ, ये वही राफेल है जिसने 3 युद्धों में अपने बारूदी कोहराम से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। ये वही आसमानी लड़ाका है जिसकी रणभूमि में दहाड़ दुश्मन के पैरों तले जमीन खिसका देती है। आप खुद देखिए, जैसे हिंडन एयरबेस के आसमान से राफेल गुजरा, हर कोई दंग रह गया। The 230 is now carried out
भारत के इस गेम चेंजर को पहले ही वायुसेना ने ड्रैगन का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए तैनाती दे दी है। वैसे तो राफेल के लिए अंबाला को होम बेस बनाया गया है, लेकिन जिस तरह से चीन के साथ सरहद पर तनाव बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से चीन अपने लड़ाकू विमानों को एयरफील्ड में उड़ा रहा है, उसे देखते हुए हाशिमारा एयरबेस पर भी राफेल को तैनात किया गया है, ताकि 5 मिनट में ही चीन पर चढ़ाई की जा सके। आपको बता दें कि हाशिमारा एयरबेस से चीन के बॉर्डर की दूरी महज 100 किलोमीटर की है और इसके अलावा राफेल की एक स्क्वाड्रन को LAC पर भी तैनात किया गया है। राफेल की दहाड़ से बीजिंग से इस्लामाबाद तक सन्नाटा इसलिए भी पसर गया क्योंकि जंगबाज रणभूमि में अपने खूंखार और विध्वंसक अंदाज के लिए जाना जाता है। वॉर जोन में राफेल की एंट्री ही सन्न कर देने वाली होती है। इलाका किसी का भी हो, कहीं भी हो, धमाका सिर्फ और सिर्फ राफेल करता है। यही राफेल की सबसे बड़ी खूबी है, यही इस जंगबाज की सबसे बड़ी पहचान है। जब से राफेल को ऑपरेशनल मोड में लाया गया है, LAC पर चीन की और LOC पर पाकिस्तान की युद्ध वाली फड़फड़ाहट शांत है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान अपने जिन लड़ाकू विमानों पर गुमान करते हैं, जिन फाइटर जेट के दम पर दोनों देश नशे में चूर हैं, राफेल उन दोनों ही मुल्कों के फाइटर्स को नेस्तनाबूद कर सकता है। क्योंकि राफेल की फाइटिंग स्किल ऐसी है जिसके चलते ये बैटल ग्राउंड में उतरा तो यकीन मानिए चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की हालत खराब कर देगा। कैसे, आपको बताते हैं। राफेल फाइटर जेट की रफ्तार 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल 3700 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। राफेल को किसी भी तरह के मिशन पर भेजा जा सकता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल में राफेल को महारत हासिल है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। समय के साथ हम सबको मॉडर्नाइज होना पड़ता है, हम सबको आगे बढ़ना पड़ता है। वायुसेना का यही प्रयास है कि हम आगे बढ़े, हम सक्षम बने और हमारे देश की हिफाजत करें। वायुसेना अध्यक्ष ने यह भी कहा कि हम बाहरी शक्तियों से भी लड़ने के लिए एक तरीके से तैयार हैं और मतलब हम इक्विप्ड हैं एक तरीके से। तो आपको लगता है कि जिस तरीके का लेटेस्ट एयरक्राफ्ट वगैरह हमारे इसमें शामिल हुआ है वह हमारी ताकत को और ज़्यादा बढ़ा रहा है? जितने भी प्रयास वायुसेना कर रही है और करती आ रही है उसमें यही प्रयास रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार रहे कोई भी चुनौती आए उसके लिए, और जो भी चुनौती आए उसका जवाब दे। यही वो खूबियां हैं जो राफेल को बाकी आसमानी लड़ाकों से अलग साबित करती है। राफेल के अलावा तेजस, सुखोई, चिनूक, अपाचे और ग्लोब मास्टर की ताकत भी दुनिया ने एयरफोर्स डे के मौके पर देखी। इंडियन एयरबेस से कुमार कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। काबुल पर कब्जा करने के बावजूद तालिबान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। बगदादी ब्रिगेड का खुरासान ग्रुप लगातार तालिबान को चैलेंज कर रहा है। काबुल के बाद अब कुंदूज की मस्जिद में आतंकी हमला किया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। यह हमला उस वक्त हुआ जब जुमे की नमाज अदा की जा रही थी और मस्जिद में जबरदस्त भीड़ थी। खून से लथपथ लोग, चारों तरफ बिखरे शव, मकान का जर्रा जर्रा बिखरा हुआ है। ये लहूलुहान कुंदूज का जख्म है, जहां मस्जिद में विध्वंसक धमाका हुआ और बेजान जिस्मों का ढेर लग गया। मस्जिद के अंदर शव बिखरे हुए थे और बाहर बेहिसाब बदहवासी थी।
जिंदगी बचाने के लिए अफरा तफरी थी, दौड़ भाग हो रही थी, लोग चीख रहे थे। ये खौफनाक दृश्य है अफगानिस्तान के कुंदूज का। ये धमाका हुआ है शिया मस्जिद में। भरी दोपहरी में शिया सैयद आबाद मस्जिद में ब्लास्ट हुआ और उत्तरी कुंदूज का कोना कोना कांप गया। मौत की कोई मुकम्मल तादाद नहीं है, एक आंकड़ा है जो लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो 100 से ज्यादा लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है, जबकि दावा यह भी किया जा रहा है कि हमले में 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। शिया मस्जिद में हुए इस भीषण आतंकी हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन शक उसी ISIS के खुरासान ग्रुप पर है, जिसने अफगानिस्तान में कोहराम मचाने की कसम खाई है। जो बार बार तालिबान के अफगानिस्तान में जानलेवा हमला कर रहा है। जिस वक्त यह धमाका हुआ उस वक्त जुमे की नमाज अता की जा रही थी। आबाद इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद में जबरदस्त भीड़ थी। इसी दौरान अचानक धमाका हुआ और चारों तरफ शवों का ढेर लग गया। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कुंदूज की घटना को इंसानियत के खिलाफ हमला बताया है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को भी काबुल में एक मस्जिद के बाहर घातक विस्फोट हुआ था, जिसमें 5 आम नागरिकों की मौत हुई थी। यह ब्लास्ट तब हुआ था जब तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद की मां की मौत के बाद शोक जताने के लिए मस्जिद में लोग जमा हुए थे। एक हफ्ते में दूसरी बार मस्जिद में आतंकी हमले से काबुल के सत्ता सेंटर में कोहराम मचा हुआ है। अफगानिस्तान में यह हमला ऐसे वक्त हुआ है जब तालिबान तब्दीली की सीढ़ी बनाकर नई उम्मीद देख रहा है। रूस का हाथ थामकर वैश्विक मंजूरी की आस कर रहा है और तालिबान इसमें कामयाब होता भी दिख रहा है। तालिबान के लिए रूस सॉफ्ट नीति अपना रहा है। रूस अब तालिबान को मॉस्को आने के लिए आमंत्रित कर रहा है। अफगानिस्तान के लिए रूसी राष्ट्रपति के विशेष दूत जमीर काबुलोव ने इसकी पुष्टि की है। एक सवाल के जवाब में पुतिन के दूत ने कहा कि रूस 20 अक्टूबर को मॉस्को में अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के लिए तालिबान को आमंत्रित करने जा रहा है। इससे पहले मार्च में मॉस्को में अफगानिस्तान मसले पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इसमें रूस, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त बयान जारी करते हुए अफगानिस्तान में सभी पक्षों को हिंसा रोकने और शांति समझौते पर पहुंचने की अपील की थी। लेकिन बंदूक के बूते काबुल के किले पर कब्जा करने वाले तालिबान को लेकर रूस की नीति बदल चुकी है। अफगानिस्तान की आर्थिक मदद करने के लिए भी रूस तैयार है। रूसी प्रशासन तालिबान के साथ बातचीत को लेकर भी सकारात्मक रवैया अपना रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, तालिबान को लेकर रूस की नीति क्यों बदल रही है? रूस क्यों तालिबान को इतनी तवज्जो दे रहा है? अफगानिस्तान में रूस अब क्या फायदा देख रहा है? रिपोर्ट्स की माने तो रूस अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी खत्म होने के बाद अब इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है। रूस अब तालिबान के जरिए अमेरिका को साधने की फिराक में है। दूसरी तरफ तालिबान को लेकर अमेरिका का रुख आक्रामक है। अमेरिका की अदालत में हाजी नजीबुल्लाह उर्फ नजीबुल्लाह नेम पर आरोप तय हो गया है। नजीबुल्लाह पर 26 जून 2008 को अमेरिकी सेना के एक काफिले पर हमला करने का आरोप है। तालिबानी कमांडर नजीबुल्लाह पर 27 अक्टूबर 2008 को अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर्स को गिराने का आरोप है। नजीबुल्लाह को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अफगानिस्तान के नागरिक नजीबुल्लाह को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और यूक्रेन से अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था। अमेरिका की सख्ती के बीच तालिबान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तालिबान ने दुनिया भर से मानवीय आधार पर मदद मांगी है।
कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कई देशों के एम्बेसडर और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। आने वाली सर्दी को देखते हुए देश में मानवीय सहायता की जरूरत पर चर्चा की। तालिबान किसी भी तरह देश को आर्थिक संकट से उबारने में लगा है, तो दूसरी तरफ खुरासान लगातार चैलेंज कर रहा है। जाहिर है कि सत्ता पर काबिज होने के बावजूद तालिबान जबरदस्त चुनौतियों से घिर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। शी जिनपिंग जो सिर्फ चीन के राष्ट्रपति ही नहीं हैं, बल्कि सियासी और कूटनीतिक मामलों के साथ जिनपिंग का सीधा दखल सेना में भी है, क्योंकि चीन में एक ऐसा कानून पास किया गया जिसके बाद शी जिनपिंग चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी CMC के चीफ भी बने। मगर अब जिनपिंग की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। आशंका जताई जा रही है, दावे किए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त जिनपिंग का तख्ता पलट हो सकता है। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? आखिर क्यों जिनपिंग की विदाई की खबर वायरल है? देखिए इस रिपोर्ट में। तारीख 18 जनवरी 2020। ये तस्वीरें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आखिरी विदेश दौरे की है, जब चीनी प्रेसिडेंट 2 दिन के लिए म्यांमार पहुंचे थे। करीब 19 महीने पहले किए गए इस दौरे में चीनी राष्ट्रपति म्यांमार के तमाम बड़े नेताओं से मिले। शी जिनपिंग ने म्यांमार की आयरन लेडी आंग सान सू की से भी मुलाकात की। अगर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम चीनी प्रेसिडेंट के 2 साल पुराने दौरे का जिक्र क्यों कर रहे हैं, आखिर इस दौरे में ऐसा क्या खास था, तो आपको बता दें कि जिनपिंग के म्यांमार दौरे का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस दौरे के बाद से जिनपिंग ने अब तक अपने मुल्क को नहीं छोड़ा है। करीब 2 साल होने को है, बावजूद इसके चीनी प्रेसिडेंट ने कोई भी विदेश यात्रा नहीं की है। इतना ही नहीं, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस महासभा में भाग लेने के लिए कई देशों के प्रतिनिधि न्यूयॉर्क पहुंचे। भारत की ओर से पीएम मोदी UNSC की सभा में शामिल हुए, संबोधन भी किया। बावजूद इसके शी जिनपिंग चीन से नहीं निकले। सिर्फ जिनपिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही महासभा को संबोधित किया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर जिनपिंग को किस बात का डर सता रहा है? क्यों वो अपने मुल्क को छोड़ नहीं रहे? क्यों विदेशी दौरे से खुद को किनारा कर रहे हैं? क्या जिनपिंग की तबीयत ठीक नहीं? क्या कोरोना के चलते जिनपिंग बाकी देशों में जाने से बच रहे हैं? या फिर जिनपिंग के ऐसा करने के पीछे की वजह कुछ और है? तो आपको बता दें कि सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यह खबर वायरल है कि जल्द ही जिनपिंग की बादशाहत पर ग्रहण लग सकता है। चीन में अब तक का सबसे बड़ा तख्ता पलट हो सकता है। दुनिया के तमाम एक्सपर्ट इस बात का दावा कर रहे हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा है। इसी कलह के चलते जिनपिंग का तख्ता पलट हो सकता है। शी जिनपिंग का राष्ट्रपति का ओहदा छीना जा सकता है। असल में एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना के चलते जिस तरह चीन की पूरी दुनिया में किरकिरी हुई, जिस तरह ड्रैगन की आलोचना हुई, जिस तरह चीन को खुलेआम ग्लोबल विलन का तमगा मिला, उससे कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेता नाराज हैं। इसी वजह के चलते पार्टी में जिनपिंग के खिलाफ खेमेबंदी होने की खबरें सामने आई। अब इसमें कितनी सच्चाई है फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन तमाम न्यूज एजेंसी भी इस तरह की खबरों को छाप रही है और आशंका जताई जा रही है कि जिनपिंग का तख्ता पलट हो सकता है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही चीन ने शी जिनपिंग को अपना सुप्रीम लीडर माना था। जिनपिंग को माओ जैसे अधिकार तक दिए हैं। ड्रैगन कंट्री में सेना और राजनीति में अगर किसी का दखल था तो वो शख्स जिनपिंग ही थे। जिनपिंग की इजाजत के बिना चीन में पत्ता भी नहीं हिलता था। ऐसे में जिनपिंग के तख्ता पलट को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। अब यह देखना होगा कि क्या सच में जिनपिंग के विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्या ड्रैगन कंट्री में उथल पुथल शुरू हो चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आपने सुनामी का खौफनाक मंजर सोशल मीडिया साइट्स पर जरूर देखा होगा। सुनामी के बाद चारों ओर विनाश के निशान दिखते हैं। माना जाता है कि मोहनजोदाड़ो सभ्यता का अंत भी भयंकर बाढ़ और सुनामी की वजह से हुआ होगा। ऐसी ही थ्योरी मंगल ग्रह को लेकर भी सामने आ रही है। मंगल ग्रह को लेकर नासा के पास कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जो मंगल मिस्ट्री को बेपर्दा कर सकते हैं। वही मिस्ट्री जो कहती है कि मंगल पर जीवन होने के निशान मौजूद हैं।
बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि पृथ्वी के अलावा अगर किसी ग्रह पर इंसानी जीवन की संभावना है तो वो है मंगल। अब बचपन से सुनी ये बात सच के और करीब पहुंच चुकी है। अब इस बात को वजन मिला है कि मंगल पर कभी पानी की झील हुआ करती थी। नासा के परसेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह से ऐसी तस्वीरें भेजी हैं जो विज्ञान की दुनिया में सनसनी है। रोवर की भेजी तस्वीरों में एक सूखे पानी की झील के निशान दिखाई देते हैं। मंगल ग्रह का यही वो इलाका है जहां जीवन की संभावना सबसे ज्यादा है। नासा ने इन तस्वीरों का बारीकी से अध्ययन किया और इस बात की आशंका जताई कि करीब 4.25 अरब साल पहले जब मंगल ग्रह का निर्माण हुआ तो उसके निर्माण में पानी की भूमिका जरूर रही होगी। नासा का तो यहां तक मानना है कि मंगल ग्रह पर इतना पानी था कि वहां की आई बाढ़ में बड़ी बड़ी चट्टानें डूब जाया करती थी। अब नासा का पूरा फोकस इस बात पर है कि किसी भी तरह मंगल ग्रह की इस जगह से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल लैब में लाए जाएं। अगर ये हो गया तो बड़ी आसानी से पता चल सकेगा कि मंगल पर कभी जीवन था या नहीं। 2021 की फरवरी में परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर उतरा था। तब से लेकर अब तक रोवर की भेजी तस्वीरों पर यह पहला बड़ा खुलासा है। हालांकि नासा का यह मिशन अगले कई सालों तक चलने वाला है, लेकिन साल 2030 तक यानी 9 साल बाद तक नासा इस दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। सोचिए, अगर पृथ्वी के अलावा मंगल पर जीवन है, ये साबित हो गया तो इंसानों की बस्ती को एक और ठिकाना मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वैसे तो आपने कई चमचमाते हीरो को देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी गिरगिट की तरह हीरे को रंग बदलते देखा है, जिसका रंग पहले कुछ और हो, बाद में कुछ और हो जाए? मुमकिन है शायद आप जवाब ना ही देंगे, मगर आपको बता दें कि कैलिफोर्निया के जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने एक ऐसी ही रेयर डायमंड की तलाश की है जो तापमान कम होने के साथ ही रंग बदल लेता है। आखिर कैसे, आप भी देखिए। हीरा अपने आप में खास है। उसका रंग, उसकी चमक, उसकी बनावट हर किसी को सम्मोहित करती है। हर किसी की हसरत होती है कि वो हीरा खरीदे, उससे बने आभूषण पहने। लेकिन जितना मुश्किल हीरे को पत्थर के बीच से ढूंढना है, उतना ही मुश्किल उसे खरीदना है, क्योंकि हीरा एक कीमती पत्थर है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा नायाब हीरा खोज निकाला है जो तापमान कम होने के साथ अपना रंग बदलता है, हुबहू किसी गिरगिट की तरह। जी हां, यकीन करना मुश्किल है, मगर यह सच है। कैलिफोर्निया के जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के साइंटिस्ट ने रंग बदलने वाले डायमंड की खोज की है। GIA के साइंटिस्ट ने दावा किया है कि रेयर डायमंड -196 डिग्री सेल्सियस पर अपना रंग बदलता है। तापमान कम होने के साथ ही यह नीले ग्रे रंग के बजाय पीला हो जाता है। एक्सपर्ट का मानना है कि रंग बदलने वाले हीरे की यही खासियत है जो कि इसे मूल्यवान बना सकती है। हालांकि अब तक इस हीरे की कीमत तय नहीं की गई है, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस रेयर डायमंड को पाने की हसरत हर किसी की होगी। 5 से 10 हजार रुपए में आप वर्ल्ड क्लास ब्रांड के चश्मे खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि 2 चश्मे ऐसे भी हैं जिनमें एक की कीमत 15 करोड़ रुपए है और दूसरे की कीमत 25 करोड़, तो क्या आपको यकीन होगा? लंदन में बहुत जल्द 40 करोड़ की कीमत वाले 2 चश्मों की नीलामी होगी। ये रिपोर्ट देखिए ताकि आपको समझ आए कि इन चश्मों की कीमत 40 करोड़ क्यों है। हलो ऑफ लाइट, ये नाम है उस चश्मे का जो हीरो से जड़ा है। गेट ऑफ पैराडाइज, ये नाम है उस चश्मे का जिसमें पन्ना जड़ा है। लेकिन हीरा और पन्ना की जोड़ी वाले इस चश्मे की सबसे खास बात यह है कि ये 300 साल से ज्यादा पुराने हैं।
ये चश्मे मुगलों के दौर के हैं, करीब 17वीं सदी के। और जब आप इन चश्मों की कीमत सुनेंगे तो पैर तले जमीन निकल सकती है। हेलो ऑफ लाइट की कीमत 15 लाख पाउंड है, जबकि गेट ऑफ पैराडाइज की कीमत 25 लाख पाउंड बताई जा रही है। 22 अक्टूबर को सोथबीज लंदन में इन दोनों चश्मों की नीलामी की जाएगी। जिसने ज्यादा दाम लगाया, ये एंटीक चश्मे उसके हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि जिस हीरे से तराश कर हेलो ऑफ लाइट चश्मे को बनाया गया, वो 200 कैरेट वजनी है, और जिस पन्ने को तराश कर गेट ऑफ पैराडाइज बनाया गया, वो 300 कैरेट वजनी है। रत्न विज्ञान से जुड़े लोग इन चश्मों को कारीगरी का शानदार नमूना बता रहे हैं। उनके मुताबिक इन चश्मों में हर वो बात है जो इन्हें लाखों पाउंड कीमती बनाते हैं। इन दोनों चश्मों को न्यूयॉर्क और हांगकांग की मशहूर प्रदर्शनी में भी दिखाया जा चुका है, और अब बारी लंदन की है। लखीमपुर कांड में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाया है। सरकार को सबूत सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इस बीच पुलिस ने एक बार फिर मंत्री के आरोपी बेटे को नोटिस भेजा है। एसआईटी के सामने कल 10 बजे तक पेश होने के लिए कहा गया है। तो वहीं महाराष्ट्र में शाहरुख खान के बेटे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। किला कोर्ट से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद आर्यन खान को आखिरकार जेल भेज दिया गया है। ये तस्वीर तब की है जब आर्यन खान को जेल से लाया जा रहा था। आर्यन को आर्थर रोड जेल की क्वारंटीन सेल में रखा गया है। यूं तो उनका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन जेल की नई गाइडलाइंस के मुताबिक 7 दिन क्वारंटीन सेल में रखने का नियम है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मिलने के बावजूद पिछली रात एनसीबी के लॉकअप में ही कटी थी आर्यन की। लेकिन अब जबकि किला कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद शाहरुख खान के बेटे को जेल शिफ्ट कर दिया गया है, आर्यन के वकील अब सेशंस कोर्ट में अपील करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये सब इंडिविजुअल रिकवरीज है, और एनसीबी बोल रहा था कि सब एनसीबी का सबमिशन था कि ये सब एक साथ जॉइंट है, पर ऐसा नहीं है, सब अलग अलग है। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ये अलग अलग नहीं हो सकता, अलग अलग रिकवरीज है और कस्टडी की जरूरत नहीं है। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में अब तक 18 लोगों को एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। ड्रग्स केस में फंसी दोनों फीमेल आरोपियों को भाईखला जेल भेज दिया गया है। लेकिन यूपी में नेता का बेटा अब तक फरार है। लखीमपुर कांड में 9 लोगों की मौत के बावजूद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं। 302 के मामले में पुलिस सामान्यतया क्या करती है? सीधा गिरफ्तार ही करते हैं ना। अभियुक्त जो भी हो, कानून को अपना काम करना चाहिए। सबसे बड़ी अदालत की तल्ख टिप्पणी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने फिर से अपने आरोपी बेटे को बेकसूर बताया। अजय मिश्रा ने कहा कि जल्द ही आशीष पेश होने वाला है। भी हम लोगों ने उसको मान लिया, लेकिन आज कुछ उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, उन्होंने उसको लिख करके भेजा है और लिखित रूप से कहा है मैं अपना सबूत पेश करना चाहता हूँ, कथन दूंगा, अभिकथन दूंगा, साक्ष्य दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दूंगा, सब मेरे पास है। मुझे अगला जो समय आप देंगे उसको हम करेंगे। पुलिस 2 बार आशीष मिश्रा की पेशी के लिए नोटिस चिपका चुकी है, लेकिन वो अब तक लापता है। यही वजह है कि सियासत भी तेज है। कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। योगी सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सुपर प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।